हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने स्टडी में लगे होंगे। तो दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का विधाता जीएस क्लासेस में। दोस्तों, वीडियो लाने में विलंब इसलिए हुआ कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया था और उसी मोबाइल में मेरा सारा डाटा, कंटेंट, पीडीएफ आदि थे, तो मैं वीडियो बनाने में असमर्थ था। अब मैं ये वीडियो अपना न्यू मोबाइल से बना रहा हूँ। इससे पहले जो पुराने लोग होंगे उन्हें मालूम होगा कि मैं मगध यूनिवर्सिटी का पार्ट 1 और पार्ट 2 का सभी सब्जेक्ट का सोल्यूशन वीडियो लगातार ला रहा था। अब सब कुछ ठीक हो गया है, तो वीडियो लगातार आते रहेंगे और आप सभी का कमेंट मैंने देखा है, उसे जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करूँगा। इसके लिए आप सब का मुझे हेल्प भी चाहिए, तो सहयोग के लिए आप सब से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें तथा चैनल को रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों ये आपका अपना मगध बिहार का चैनल है। तो मुझे आशा है कि आप सभी इसे आगे बढ़ाने में हमारी मदद जरूर करेंगे। और मैं बता दूं दोस्तों कि ये वीडियो पार्ट 1 हिस्ट्री सब्सिडी पेपर का फुल सॉल्यूशन वीडियो है। इसमें मैं सही आंसर की के साथ महत्वपूर्ण फैक्ट बताने की कोशिश किया हूं, जो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि इसका पहला प्रश्न क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर हो गया और पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि इतिहास के अध्ययन के स्रोत कौन है। ठीक है, तो इतिहास के अध्ययन के देखिए यहाँ पर स्रोत कौन कौन होते हैं, तो लिखित स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि इनमें से कौन भारतीय पुरातात्विक सर्वे विभाग के प्रथम जनरल थे। ठीक है, तो देखिए जो प्रथम जनरल थे वे थे अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि इनमें कौन अभिलेख के प्रकार हैं। ठीक है, तो देखिए अभिलेख के प्रकार कौन कौन है, तो देखिए ये जो प्रस्तर अभिलेख ये भी अभिलेख का प्रकार है, स्तंभ अभिलेख ये भी अभिलेख का प्रकार है और गुफा अभिलेख ये भी है। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए तीनों है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। ठीक है, तो देखिए अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो ये थे कौटिल्य। कौटिल्य को अन्य नाम से भी जाना जाता है विष्णुगुप्त। ठीक है, तो देखिए चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि कमंदक। कमंदक किस पुस्तक के लेखक थे, ये लिखे थे नीति सार। ठीक है, याद रखेंगे नीति सार। ठीक है, अब देखिए पाणिनि, तो पाणिनि कौन सा पुस्तक लिखे थे अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक थे। ठीक है, अरस्तु कौन कौन से पुस्तक लिखे हैं, तो देखिए ये लिखे हैं पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटिक्स लिखे हैं और लिखे हैं हिस्टोरिया इन मिलिया। ठीक है, हिस्टोरिया इन मिलिया, तो आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करें इंडिका के लेखक कौन है। तो देखिए इंडिका के लेखक कौन थे, ये थे मेगास्थनीज, आप लोग जानते होंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कह रहा है कि संधैव संधैव सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है। ठीक है, तो देखिए बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया था दोस्तों, तो देखिए ये पाया गया था मोहनजोदड़ो में। ठीक है, मोहनजोदड़ो में पाया गया था। ठीक है, और नर्तकी भी यहीं मिला था। ठीक है, नर्तकी की जो मूर्ति था वहीं यहीं मिला था मोहनजोदड़ो में ही। इस प्रकार इसका बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया था, मोहनजोदड़ो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए कह रहा है कि संदर्भ सभ्यता में कौन गोदी यानी बंदरगाह युक्त स्थल था, तो गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह। ठीक है, तो कौन था आप लोग जानते होंगे इसका। देखिए 7 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए लोथल। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि संदर्भ सभ्यता का सबसे पश्चिमी पुरातात्विक स्थल कौन था। ठीक है, तो देखो सबसे पश्चिमी में कौन सा स्थल था, तो ये था सूतकांगेडोर। तो इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भी जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए उत्तर में क्या था, तो उत्तर में था मांदा। ठीक है, उत्तर में कौन सा था दोस्तों, उत्तर में था मांदा, याद रखेंगे आप लोग, बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछता है। उत्तर में था मांदा। ठीक है, दक्षिण में क्या था, तो दक्षिण में था दाइमाबाद। देखिए 10 से अच्छा नाम भी है इसका, दाइमाबाद। दाइमाबाद था। अब पूछेगा कि पूरब में कौन था, तो पूरब में था आलमगीरपुर। ठीक है, पूरब में था आलमगीरपुर। ठीक है, अब देखिए अब पश्चिम में तो यहाँ पर दिया ही है कि सूतकांग रोड था। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 9 में क्या है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित था, तो ये था दोस्तों रावी नदी के किनारे। ठीक है, और देखिए कभी कभी दे देता है, अगर रावी नहीं देगा तो दे देगा कि साबरमती और भोगवा के बीच। साबरमती और भोगवा के बीच, नहीं सॉरी, हाँ साबरमती और रावी के बीच दे देगा। ठीक है, कभी कभी दे देता है कि साबरमती और रावी के बीच कौन सा हड़प्पा स्थल था, तो ये था हड़प्पा। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पर कि मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था, तो यह था सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे था मोहनजोदड़ो। ठीक है, और देखते हैं, कहता है कालीबंगा, पूछता है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे था, तो यह था घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, ये किस नदी का था, घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, अब देखिए और पूछ देता है कि रोपड़, तो रोपड़ देखिए किस नदी के किनारे था, रोपड़, तो यह था सतलज नदी के किनारे। ठीक है, याद रखेंगे सतलज नदी के किनारे रोपड़ था। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि किस संधव
संदर्भ पुरातात्विक स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, देखिए अभी हम आपको बताए थे, देखिए कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिला था, तो ये मिला था मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रकार इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन की रचना किसने की थी। तो ये आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि एशिया माइनर के बोगज कोई अभिलेख में किस वैदिक देवता का उल्लेख नहीं है। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट देखिए गलती कर देते हैं कि देवता का उल्लेख है ऐसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो बहुत बार गलत हो जाता है। तो देखिए नहीं है, तो नहीं है, देखिए कौन कौन नहीं है। तो देखिए इसमें ये जो बुगच कोई जो अभिलेख था, इसमें देखिए किसका किसका उल्लेख था, तो आप लोग पहले जान जाएंगे। तो जो नहीं है वो अपने ऐसे ही छट जाएगा। ठीक है, तो देखिए इंद्र थे, ठीक है, वरुण थे और मित्र थे, और एक और थे, उनका नाम था क्या, नासत्य। ठीक है, नासत्य, नासत्य, नासत्य। ठीक है, नासत्य थे। तो देखिए यहाँ पर जब नासत्य थे तो देखिए इंद्र हो गया, वरुण भी हो गया, मित्र भी हो गया और नासत्य हो गया। ठीक है, तो देखिए कौन नहीं था, तो विष्णु। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि वैदिक कालीन दो प्रमुख संस्थाएं थी। तो देखिए दो प्रमुख संस्थाएं कौन थी, बहुत ही हल्का क्वेश्चन था। तो देखिए आप लोग जरूर बना दिए होंगे इसको, सभा एवं समिति। ठीक है, इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी। तो ये व्यवसाय पर आधारित था, जो जैसा व्यवसाय करता था उस प्रकार उसका जाति का नाम हो जाता था। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि इनमें से कौन वेद त्रयी में शामिल नहीं है। यानी त्रयी में तीन, मतलब तीन तीन वेद जो है शामिल है, वेद त्रयी में कौन कौन शामिल है। तो देखिए आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए। देखिए ऋग्वेद शामिल है, यजुर्वेद शामिल है और सामवेद भी शामिल है। ठीक है, लेकिन जो अथर्ववेद है दोस्तों, ये वेद त्रयी में शामिल नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप सबसे पूछ दे दोस्तों कि चारों वेद में सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। ठीक है, पूछ दे कि सबसे नया वेद कौन सा है। ठीक है, तो देखिए सबसे नया वेद या सबसे अंत का वेद तो कौन है, अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद याद रखेंगे। सबसे नया वेद ऋग्वेद और सबसे पुराना वेद अथर्ववेद, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि 16 में क्या है कि ऋग्वेद कालीन सभ्यता के पुरातात्विक साक्ष्य हैं। तो देखिए पुरातात्विक साक्ष्य हैं, तो देखिए इसका जो आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे कितना बार भी। ठीक है, तो काले एवं लाल मृदा भांड इसके पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। तो देखिए ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, तो आप लोग सब जानते होंगे, मार दिए होंगे इसको एकदम सही सही। इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10वां मंडल में इसका चर्चा है। ठीक है, 10वां मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। ठीक है, अब पूछ दे कि तीसरा मंडल में क्या है। तो देखिए तीसरा मंडल में क्या है दोस्तों, तो तीसरा मंडल में है गायत्री मंत्र। ठीक है, याद रखेंगे, गायत्री मंत्र है तीसरा मंडल में। ठीक है, अब देखिए पूछ दे नवा मंडल में, तो नवा मंडल में क्या चीज़ है, तो नवा मंडल में सोमदेव का चर्चा है। ठीक है, सोमदेव का चर्चा है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा कि वैदिक काल में किस वस्तु को अधनिया कहा जाता था। ठीक है, अधनिया, अधनिया में क्या होता है, मतलब नहीं, अधनिया मैंने मारने योग। तो नहीं मारने योग कौन सा जानवर था उसमें, तो गाय था। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाय। अब देखिए दोस्तों, कह रहा कि न्यूमिस्मैटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है। तो न्यूमिस्मैटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, तो किया जाता है सिक्का का अध्ययन किया जाता है। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, सिक्का जो होता है नया नया होता है। ठीक है, तो न्यू 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 होता है, तो न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है, याद रखेंगे, तो सिक्का इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भी कुछ क्वेश्चन पूछता है अध्ययन से रिलेटेड, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कुछ मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखिए पूछता है कि एपी कल्चर किससे संबंधित है, तो ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे। पूछता है कि सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, तो रेशम कीट का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, रेशम कीट का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि डेंड्रोलॉजी। ठीक है, डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो वृक्षों का अध्ययन किया जाता है, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है डेंड्रोलॉजी में। ठीक है, याद रखेंगे, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है डेंड्रोलॉजी में। पूछता है कि पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पोमोलॉजी के तहत फलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, फलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो देखिए अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी दोस्तों, इसका सही आंसर होगा चंपा। अंग का राजधानी कहाँ था, तो चंपा था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा राजधानी से रिलेटेड कुछ हम बता देते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, तो देखिए पूछेगा कि मगध की राजधानी कहाँ था, तो मगध की राजधानी कहाँ था दोस्तों, तो याद रखेंगे गिरिब्रज। ठीक है, गिरिब्रज या राजगृह, राजगृह याद रखेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछता है कि वज्जी का जो राजधानी था कहाँ था, वज्जी का। ठीक है, तो वज्जी का था वैशाली, याद रखेंगे, वैशाली था। ठीक है, या फिर विदेह बोल दें इसको, या आप इसको मिथिला बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, इस तीनों ऑप्शन में कुछ भी आ जाएगा, वज्जी का राजधानी वैशाली या विदेह या मिथिला, तो किसी पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, सही हो जाएगा आपका।
ठीक है दोस्तों। अब देखिए पूछेगा कौशल की राजधानी कहाँ था, तो कौशल की राजधानी था श्रावस्ती, याद रखेंगे, श्रावस्ती था कौशल की राजधानी। अब देखिए मत्स्य की राजधानी कहाँ था, तो मत्स्य की राजधानी था विराटनगर, याद रखेंगे, विराटनगर। ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर में क्या है, कह रहा है कि बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय एवं जैन साहित्य भगवती सूत्र में कितने महाजनपद का उल्लेख है, तो कितने महाजनपद का उल्लेख है। आप लोग गलती नहीं किए होंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा 16 महाजनपद की चर्चा है इसमें, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन करा कि तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी, ठीक है, तो तक्षशिला किसकी राजधानी थी, ये थी गंधार की, ठीक है, गंधार की राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए वत्स दिया हुआ है, तो वत्स की राजधानी कहाँ था, ठीक है, तो वत्स की राजधानी था कौशाम्बी, ठीक है, याद रखेंगे कौशाम्बी। ठीक है। अब देखिए कुरु का कहाँ था, तो कुरु की राजधानी कहाँ था, तो इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ था इसका राजधानी, ठीक है, कुरु की राजधानी कहाँ था, इंद्रप्रस्थ था। मल पूछ दे, मल की राजधानी कहाँ था, तो मल की राजधानी था कुशावती, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, कुशावती। ठीक है। अब देखिए पूछ दे कि काशी की राजधानी कहाँ था, तो काशी की राजधानी था वाराणसी, वाराणसी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हर्यक साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो देखिए हर्यक साम्राज्य का संस्थापक कौन था, याद रखेंगे। तो देखिए इसका जो संस्थापक था दोस्तों वो था बिंबिसार, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पूछ देगा इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संस्थापक के जो साम्राज्य का संस्थापक उससे रिलेटेड, तो मैं कुछ संस्थापक का नाम आप लोग को बताता हूँ। पूछेगा शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, तो शिशुनाग था, याद रखेंगे, शिशुनाग ही था इसका, ठीक है। पूछ देखा नंद वंश का संस्थापक कौन था, नंद वंश का, तो नंद वंश का था महापमानंद, ठीक है, महापमानंद थी। अब देखिए मौर्य वंश का, तो मौर्य वंश का कौन था, तो चंद्रगुप्त था, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। पूछेगा कि राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट का कौन था दोस्तों, तो दंती दुर्ग था, याद रखेंगे, दंती दुर्ग था इसका। अब देखिए पूछेगा सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो सातवाहन का कौन था, तो सिमुक था, सिमुक था। ठीक है दोस्तों, मेरा पेन खो गया, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 24 नंबर, कह रहा है कि सोन एवं गंगा नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की नींव किसने रखी, तो कौन रखा था दोस्तों, तो इसने उदयन ने रखा था, इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि निम्न में से किसने द्वितीय बौद्ध संगति को संरक्षण दिया था, ठीक है, तो देखिए द्वितीय बौद्ध संगति का संरक्षण किसने दिया था, तो देखिए ये दिया था कालाशोक ने, 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, कालाशोक, कालाशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए प्रथम में कौन था, तो देखिए ये द्वितीय पूछा ना, दूसरा पूछा, तो दूसरा में था कालाशोक, ठीक है। प्रथम में कौन था, प्रथम में किसके अध्यक्षम हुआ था, तो देखिए ये हुआ था अजातशत्रु, अजातशत्रु के शासनकाल में, ठीक है। ठीक, तीसरा दूसरा हो गया, ठीक है। अब तीसरा पूछ दे, तो तीसरा में कौन था, तो तीसरा में अशोक थे, अशोक के शासनकाल में, ठीक है। चौथा पूछ दे दोस्तों, तो चौथा में कौन थे, तो कनिष्क, ठीक है। तो इस प्रकार मैं चारों आप लोगों को बता दिया, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 26 नंबर, कह रहा कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो देखिए आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो मकलीपुत्र गोसाल थे, इस प्रकार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो देखिए जैन धर्म के तीर्थकर से मतलब क्वेश्चन हमेशा आते रहता है, ठीक है। इसमें प्रथम पूछा, तो देखिए प्रथम कौन थे, तो ऋषभनाथ थे, ठीक है, प्रथम ऋषभनाथ थे, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी 21वां 22वां पूछ देता है, तो ऊपर का मतलब 1 2 3 याद रखें, और फिर इधर 24 तीर्थ करते, तो उसमें से 24वां 23वां 22वां 21वां याद रखेंगे, तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और उसका प्रतीक चिन्ह भी याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये मैं बता देता हूँ आप सभी को 27 का, तो देखिए ये जो ऋषभनाथ थे, ऋषभनाथ या ऋषभदेव, ये प्रथम तीर्थकर थे, इसका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सांड, ठीक है। दूसरा हुए अजितनाथ, तो अजितनाथ के प्रतीक चिन्ह क्या था, तो हाथी था, ठीक है। तीसरा हुए संभवनाथ, तीसरा कौन हुए, संभवनाथ, तो संभवनाथ के प्रतीक चिन्ह क्या था, तो घोड़ा था, आप लोग लिख लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है, घोड़ा था। अब देखिए अब हम लोग चलते हैं 21 से, ठीक है, तो 21वें तीर्थकर कौन थे, तो वो थे नेमिनाथ, तो नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह था नीलकमल, ठीक है, नीलकमल। अब देखिए 22वां कौन थे, तो 22वां थे अरिस्टेनेमी, अरिस्टेनेमी, तो अरिस्टेनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो शंख था, याद रखेंगे, शंख था। अब देखिए 23वां
तेईसवां कौन थे? तो तेईसवां थे पार्श्वनाथ। तब पार्श्वनाथ के प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सर्प था। ठीक है। अब बच्चे लास्ट 24 में, तो 24 में कौन थे? तो भगवान महावीर। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सिंह था। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम जैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? 28 का। तो देखिए 28 का जो पूछा है कि प्रथम जैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए इसके अध्यक्ष थे अस्थूलभद्र थे। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दो ही हुआ है जैन सभा जैन धर्म में। ठीक है, तब प्रथम का हुए अस्थूलभद्र जो पाटलिपुत्र में हुआ था, और दूसरा हुआ था दोस्तों बल्लभी में। दूसरा कहाँ हुआ था? बल्लभी में। तो दूसरा का अध्यक्षता किसने किया था? तो क्षमा शर्मा ने किया था। याद रखेंगे, क्षमा शर्मा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा कि बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? ये दिए थे सारनाथ में। बहुत ही हल्का क्वेश्चन था, याद रखेंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि इनमें से किस राजनीतिक विचारक के राज के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए कौटिल्य। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य इतिहास जानने के लिए साहित्यिक स्रोत है? तो देखिए साहित्यिक स्रोत कौन कौन शामिल है मौर्य इतिहास जानने के लिए? तो देखिए दोस्तों, आप लोग जानते होंगे अर्थशास्त्र भी है, इंडिका भी है, और मुद्रा राक्षस भी है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है। अब देखिए विशाख मुद्रा राक्षस कौन लिखे हैं? तो विशाख दत्त लिखे हैं। ठीक है। इंडिका कौन लिखे हैं? तो मेगास्थनीज लिखे हैं। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो ये है विष्णुगुप्त कौटिल्य या चाणक्य। 32 का देखेंगे दोस्तों, कह रहा कि इनमें से कौन सैंड्रा कोट्स के नाम से जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य जाना जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लिनी है। आप लोगों ने बना दिया होगा इसको, प्लिनी है। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो प्लिनी है। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन है। 34 में देखिए, कह रहा कि अशोक के अभिलेख एवं शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो देखिए किस लिपि का प्रयोग हुआ है दोस्तों अशोक के शिलालेख में? तो देखिए ब्राह्मी का भी हुआ है, खरोष्टी का भी हुआ है, और अरामई का भी हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 35 में देखेंगे दोस्तों, कह रहा कि शिलालेख में देवानंद या प्रियदर्शी के नाम से किस राजा का उल्लेख है? तो बहुत बार क्वेश्चन ही आया होगा आप लोग के। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे किसका चर्चा है इसमें? अशोक को कहा गया है। तो ऑप्शन बी इसका, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 में देखिए, कह रहा है कि चाणक्य किस शिक्षण केंद्र से जुड़े थे? तो चाणक्य किस शिक्षण केंद्र से जुड़े थे दोस्तों? ये तक्षशिला से जुड़े थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य में राजकीय कोषाध्यक्ष को किस नाम से जाना जाता था? तो इस प्रकार देखिए क्वेश्चन बहुत ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ये देखिए मैं इसका बता देता हूँ, साथ में इंपॉर्टेंट जो पूछता है वो मैं भी बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए, तो मौर्य साम्राज्य में राजकीय कोषाध्यक्ष को किस नाम से जाना जाता था? तो सन्निधाता के नाम से जाना जाता था। सन्निधाता के नाम से जाना जाता। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पूछता है कि कारागार का अध्यक्ष क्या कहलाता था? कारागार का अध्यक्ष कौन होता था? तो पर शास्ता होता था। पर शास्ता कारागार का अध्यक्ष होता था। ठीक है, देखिए अब पूछता है कि राजकीय द्वार रक्षक को क्या कहते थे? राजकीय द्वार रक्षक क्या कहते थे? दौवारिक कहते थे। ठीक है, दौवारिक, याद रखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछता है कि व्यवहारिक व्यवहारिक क्या होता था? तो व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश होता था। क्या होता था व्यवहारिक? तो प्रमुख न्यायाधीश होता था। ठीक है, प्रमुख न्यायाधीश होता था। ठीक है, याद रखेंगे। और पूछता है कि पुरोहित पुरोहित कौन होते थे? तो पुरोहित जो होते थे दोस्तों वो धर्म एवं दान विभाग के प्रधान होते थे। पुरोहित कौन होते थे? याद रखेंगे। तो पुरोहित जो होते थे से धर्म एवं दान विभाग के प्रमुख होते थे पुरोहित। ठीक है, अब सेनापति कौन होता था? तो सैन्य विभाग का प्रधान होता था सेनापति। सेनापति, ठीक है, सैन्य विभाग का प्रधान कौन होता था? तो सेनापति होता था। और देखिए सन्निधाता तो आप लोग यहाँ देख लिए कि राजकीय कोषाध्यक्ष का प्रमुख होता था। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि संहारकर्ता, ठीक है, संहारकर्ता कौन होते थे? तो देखिए संहारकर्ता आय का संग्रह करने वाले को संहारकर्ता कहा जाता था। ये जो था संहारकर्ता, ये आय का संग्रह करता था। ठीक है, आय का संग्रह कौन करता था? तो संहारकर्ता करता था। ठीक है, संहारकर्ता करता था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि मौर्य काल में सीता अध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख होता था? देखिए मौर्य काल में सीता अध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख होता था? तो कृषि विभाग का प्रमुख होता था। तो कृषि भूमि का प्रमुख होता था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि मौर्यकालीन राज कलिंग की राजधानी थी। तो मौर्यकालीन राज कलिंग की राजधानी कहाँ था? तो तोसली था। आपने बना दिया होगा इसको, तोसली था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? ये था बृहदर्थ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब आगे क्वेश्चन बताने से पहले मैं बता देता हूँ एक इंपॉर्टेंट बात कि दोस्तों देखिए मेरा मोबाइल चोरी हो गया था उसी में मेरा सारा पीडीएफ और भी जो सब्जेक्ट का पार्ट 1 या पार्ट 2 का जो भी एग्जाम हुआ था तब वो तो चोरी हो गया था सब, तो उसी में था तो खो गया। ठीक है, तो आप लोग अगर चाहते हैं कि हिस्ट्री का, ठीक है, और जियोग्राफी का
कि पोल साइंस का, ठीक है, या हिंदी का पार्ट 1 और पार्ट 2 का ये सब का सोल्यूशन वीडियो हमको मिले तो मेरा व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग पीडीएफ बनाकर या फोटो खींचकर सेंड कर देंगे, मैं उसका सोल्यूशन कर दूंगा, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट रहा दोस्तों, मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब, तो अभी लॉकडाउन की वजह से टीचर उपलब्ध नहीं है, तो जिसके कारण से वो सब वीडियो अभी नहीं बना पाऊँगा। तो आप लोग अगर सेंड करेंगे क्वेश्चन तो मैं जरूर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोग लिख लेंगे 9939833345, ठीक है, 9939833345। चलिए दोस्तों, अब 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि संस्कृत नाटक मालविका अग्निमित्रम की रचना किसने की। तो देखिए इसका रचना किसने किया था दोस्तों, तो इसका जो रचना जो किए थे वो किए थे कालिदास ने, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कालिदास बहुत सारे नाटक लिखे हैं, ठीक है, खंड काव्य लिखे हैं, महाकाव्य लिखे हैं, ठीक है। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन बार बार आते रहता है, तो मैं आप सभी को ये बात और इससे जो संबंधित जानकारी मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। देखिए कालिदास ने लिखा है अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम याद रखेंगे, ठीक है। और लिखा है विक्रमोवर्षियम, विक्रमोवर्षियम, और एक लिखा है मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम। तो ये जो तीनों जो है दोस्तों ये क्या है, ये नाटक है। कभी कभी पूछ देता है कि इनमें से कौन नाटक है, ठीक है। तो देखिए नाटक है, नाटक कौन कौन हुए, तो अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोवर्षियम और मालविका अग्निमित्रम, ठीक है। तो ये तीनों नाटक हुए। अब देखिए महाकाव्य कौन कौन लिखे हैं, तो ये है रघुवंशम, रघुवंशम और कुमार संभवम, ठीक है, रघुवंशम और कुमार संभवम, ये जो दो हैं ये क्या है, तो ये महाकाव्य है, महाकाव्य है। आप लोग एक जगह लिख लेंगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक और प्रश्न पूछता है कि मेघदूतम, मेघदूतम और ऋतु संहार, ठीक है, ऋतु संहार ये क्या है, एक खंड काव्य है, ठीक है, एक खंड काव्य, तो याद रखेंगे। तो देखिए ये सब जितना भी बताए हम, तो ये सब कौन लिखे हैं, तो कालिदास ने लिखे हैं, ठीक है। तो देखिए अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोवर्षियम और मालविका अग्निमित्रम ये नाटक हो गया, रघुवंशम, कुमार संभवम महाकाव्य हो गया, और मेघदूतम और ऋतु संहार क्या हो गया, खंड काव्य हो गया। तो इस प्रकार बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि किस कलिंग नरेश की जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है, ठीक है। तो किसकी जानकारी मिलता है, एक खारवेल को मिलता है। तो ऑप्शन बी इसका, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। तो देखिए सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, ये था सिमुक। सातवाहन के कौन थे, सिमुक थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि बेसनगर गरुड़ ध्वज, सॉरी बेसनगर गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो किसने करवाया था दोस्तों, ये करवाए थे हीलियोडोरस ने, हीलियोडोरस ने इसका निर्माण करवाया था। तो इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि इनमें से किस शासक को 2 अश्वमेध यज्ञ कराने का श्रेय दिया जाता है। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, आप लोग को कहीं देखने को जरूर मिला होगा, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग को। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि चोल का राजकीय चिन्ह था। तो देखिए चोल का राजकीय चिन्ह क्या था दोस्तों, तो चोल का राजकीय चिन्ह था, बताइए। तो ये था बाघ, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए चोल, चेर और पांड्य ये 3 वंश थे, ठीक है। इनका देखिए राजकीय चिन्ह बार बार पूछते रहता है कि चोल का क्या था, चेर का क्या था, तो और पांड्य का क्या था, तो हम आपको अभी बता देते हैं, ठीक है। तो चोल का तो हो गया बाघ, ठीक है। अब देखिए धनुष किसका था, तो धनुष था चेर का, चेर का। अब देखिए पांड्य, पांड्य का क्या था, मछली था, मछली था, याद रखेंगे। अब देखिए याद भी आप कर सकते थे, देखिए पाउंड में क्या रहता है, पाउंड में तालाब में मछली रहता है, तो इस प्रकार मछली हो जाएगा, ठीक है। और चोल, चोल देखिए चोला पहन के एकदम, ठीक है, लड़ने को जाता है एकदम शेर बन के, बाघ बन के, ठीक है। इस प्रकार बाघ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि चरक संहिता क्या है, 47 का देखिए, 47 का चरक संहिता क्या है। तो देखिए ये कैसा ग्रंथ है, ये चिकित्सा का ग्रंथ है, ठीक है। इस प्रकार इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस प्रकार का भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ देता है कि, और क्वेश्चन पूछता है कि बृहजातक, बृहजातक, ठीक है, बृहजातक किस प्रकार का पुस्तक है, तो ये भूगोल से संबंधित है, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, लिख लेंगे भूगोल का। बृहजातक किससे संबंधित है, भूगोल से। भुवन कोश, तो देखिए भुवन कोश, ठीक है, भुवन कोश किससे संबंधित है, तो ज्योतिष शास्त्र है, ठीक है, याद रखेंगे, ज्योतिष से संबंधित है, ठीक है। पूछता है क्वेश्चन कि 10 रूपक, 10 रूपक क्या है, 10 रूपक, तो 10 रूपक दोस्तों यह है नाट्य कला, नाट्य कला से संबंधित है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि मानसार, मानसार जो पुस्तक है, ठीक है, मानसार ये किससे संबंधित है, तो वास्तु कला से संबंधित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप लोग को बता रहा हूँ, लिख लीजिएगा, ठीक है। अब पूछता है कि तुलक्कापियम, तुलक्कापियम किस तुलक्कापियम मतलब कि किस तरह का पुस्तक है, तो ये देखिए व्याकरण है, ठीक है। तुलक्कापियम क्या है, तुलक्कापियम क्या है, तो व्याकरण का पुस्तक है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 48 नंबर का है कि निम्नलिखित में किस वंश के शासकों ने तमिल कवि के संगम को संरक्षण प्रदान किया, ठीक है।
तो 48 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा पांड्य शासकों ने किया था, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 49 का देखेंगे करा कि निम्नलिखित में से कौन सा संगम साहित्य का प्रसिद्ध महाकाव्य है, तो देखिए 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बताइए, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में कौन सा संगम साहित्य का प्रसिद्ध महाकाव्य है, तो देखिए शिल्पादिकरम भी है, और देखिए मणि मेखलाई है, और जीवक चिंतामणि, ये तीनों है दोस्तों। लेकिन पॉपुलर क्वेश्चन ये पूछता है बार बार। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए शिल्पादिकरम भी है, मणि मेखलाई भी है, और जीवक चिंतामणि भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन कि तोलाकाप्पियम किसका ग्रंथ है, देखिए अभी बताए थे, तो देखिए व्याकरण का। ठीक है, व्याकरण से संबंधित है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हम लोग 50 क्वेश्चन कर लिए, 50 क्वेश्चन और करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 51 नंबर। 51 नंबर में देखते हैं क्या है, कह रहा है कि प्राचीन भारत का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है, तो प्राचीन भारत का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है, तो कहा जाता है गुप्त काल को, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो देखिए गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है दोस्तों चंद्रगुप्त फर्स्ट को, याद रखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक है, वास्तविक संस्थापक कह रहा है। अगर पूछ दे कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो ये कौन थे, श्रीगुप्त थे, श्रीगुप्त थे, याद रखेंगे। ठीक है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है, ये चंद्रगुप्त प्रथम है, और संस्थापक कौन है, तो श्रीगुप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि इनमें से कौन भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है इंपॉर्टेंट, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग लिख लेंगे दोस्तों, मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, कि भारत का शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है दोस्तों, तो देखिए कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि भारत का कांट, आपसे पूछ दे कि भारत का कांट, ठीक है, भारत का कांट या भारत का आइंस्टीन, ठीक है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है नागार्जुन को, नागार्जुन को। ठीक है, याद रखेंगे। अगर पूछ दे आपसे कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है, चाणक्य को कहा जाता है, याद रखेंगे। पूछ दे आपसे कि भारत का बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है दोस्तों, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। किसको कहा जाता है भारत का बिस्मार्क, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। पूछे कि भारत का आशा, भारत का आशा या ग्लैंड स्टोन किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो भारत के आशा या ग्लैंड स्टोन, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अब देखिए कह रहा कि प्रयाग परिस्थिति किसके द्वारा रचित है। ठीक है, तो चंगुन का देखिए क्या है, चंगुन में ना, ठीक है, प्रयाग परिस्थिति किसके द्वारा रचित है, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हरिसेन के द्वारा रचित है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। 55 में देखेंगे कह रहा कि किस गुप्त सम्राट को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, तो किस गुप्त सम्राट को जाना जाता है, आप लोग जानते होंगे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 56 नंबर, कह रहा कि भारत में आया प्रथम चीनी यात्री कौन है, तो देखिए भारत में आया प्रथम चीनी यात्री कौन है दोस्तों, तो ये है कौन है बताइए, तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फाहियान है प्रथम यात्री। भारत में आया प्रथम चीनी यात्री कौन है, तो फाहियान है। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि फाहियान किसके शासनकाल में आया था, किसके दरबार में आया था, हिंसोंग किसके दरबार में आया था, ईसिंग किसके दरबार में आया था। ठीक है, तो मैं आप सभी को बता देता हूँ। देखिए फाहियान जो है दोस्तों, ये फाहियान जो आया था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान में आया था, किसका, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान में आया था। हिंसोंग किसके दौरान में आया था, तो हर्ष हिंसोंग और हर्षवर्धन, तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और ईत सिंह पूछ दे तो ईत सिंह भी हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, तो देखिए ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इससे संबंधित यहीं पे बता दिया, आप लोग जरूर लिख लेंगे। अब देखिए एक और क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, याद रखेंगे। तो देखिए चारों फैक्ट मैं आप लोग को बता दिया, यही पूछता है बार बार। और देखिए 57 नंबर क्या करा कि फाहियान किसके शासनकाल में भरा था, देखिए अभी बताया और पूछ दिया यहाँ पे, तो 57 का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, करा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी दोस्तों, एक कुमारगुप्त ने किया था। ठीक है, कुमारगुप्त ने किया था, और कहीं कहीं पे कुमारगुप्त लिखा हुआ रहेगा और कुमारगुप्त प्रथम रहेगा, तो कुमारगुप्त प्रथम मारिएगा। ठीक है, तो कुमारगुप्त प्रथम इसका नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, करा कि सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए किस अभिलेख से मिलता है दोस्तों, ये देखिए भानुगुप्त का जो अभिलेख था, एरन अभिलेख, उससे मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एरन अभिलेख का कौन है, तो भानुगुप्त। देखिए अब है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस स्थापत्य कला का उदाहरण है। ठीक है, तो किस स्थापत्य कला का उदाहरण है दोस्तों,
तो ये देखिए गुप्त स्थापत्य कला का उदाहरण है। ठीक है, तो इस प्रकार 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अरे कालिदास की रचना नहीं है। देखिए कालिदास की रचना नहीं है, तो अभी हम लोग जिक्र किए थे, तो उससे तो यहाँ तुरंत छटा जाएगा। ठीक है, देखिए कालिदास की रचना नहीं है तो रघुवंशम तो है ही है, अभिज्ञान शाकुंतलम भी है, ऋतुसंहार भी है, और कादम्बरी नहीं है। ठीक है, तो देखिए कादम्बरी के लेखक कौन है दोस्तों, तो कादम्बरी के लेखक है वान भट्ट। ठीक है, वान भट्ट याद रखेंगे। कादम्बरी के लेखक कौन है, वान भट्ट। और हर्षचरित के लेखक कौन है, हर्षचरित के लेखक तो ये भी वान भट्ट है, याद रखेंगे। हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक वान भट्ट हो गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि इनमें से किसने हुनों को पराजित किया। तो देखिए हुनों को पराजित किसने किया था दोस्तों, ये पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। ठीक है, तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत ही मेहनत करके मैं वीडियो बनाता हूँ और सही आंसर के साथ और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, और क्योंकि दोस्तों देखिए चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी है कि जितना भी बिहार में यूनिवर्सिटी है, ठीक है, चाहे वो मगध यूनिवर्सिटी हो या संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा हो, नारायण विद्यालय मिथिला जो वो भी दरभंगा में है। ठीक है, वीर कुंवर सिंह आरा का, ठीक है, बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर का, ठीक है, या फिर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी हो। ठीक है, इन सभी यूनिवर्सिटी में जो भी मतलब जानकारी होता है एग्जाम से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड या क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन, मैं सबका मतलब यहाँ पे इस चैनल पे अपडेट देते रहता हूँ। ठीक है, तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी इसलिए दोस्तों कि लॉकडाउन का समय है और आप लोग कॉलेज नहीं जा रहे होंगे, तो किसी प्रकार का अपडेट आएगा तो मैं आप लोग को वीडियो बनाकर डाल दूँगा, आप लोग का नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर में क्या है, कह रहा है कि हर्ष के दक्षिण विजय अभियान को नर्मदा नदी के किनारे किसने रोका था। तो देखिए किसने रोका था दोस्तों, ये रोका था, जान गए होंगे आप लोग। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। ठीक है, यहाँ प्रथम भी दे दिया है, तो यहाँ से घबराना नहीं है, पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि चंद्रगुप्त ने किस लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था। तो देखिए कुमार देवी से किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कुमार देवी, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से कौन गुप्त सम्राट बीना बजाने में निपुण था। ठीक है, तो बीना बजाने में निपुण कौन था, तो यह था समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त। आइए फिर पूछता है कि बिना वादक सिक्का किस शासक ने चलाया था, तो समुद्रगुप्त ने चलाया था। ठीक है, तो चलिए लगे हाथ में आप लोग को बता देता हूँ कुछ क्वेश्चन सिक्का से संबंधित। ठीक है, तो देखिएगा, करा कि मयूर शैली, बोलोगे कि मयूर शैली का सिक्का किसने चलाया था, तो ये चलाया था कुमारगुप्त प्रथम ने। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम ने चलाया था, याद रखेंगे। ठीक है, अगर बिना वादक सिक्का तो समुद्रगुप्त हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब पूछते कि व्याघ्र शैली, व्याघ्र शैली, ठीक है, व्याघ्र शैली या बाघ शैली का सिक्का किसने चलाया था, ये चलाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था। ठीक है, अब पूछते कि लक्ष्मी चित्र का सिक्का, लक्ष्मी चित्र का सिक्का किसने चलाया था दोस्तों, ये चलाया था मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, सोचिए आप लोग कन्फ्यूजन में गलती मार देंगे इस क्वेश्चन को, तो मोहम्मद गौरी ने चलाया था लक्ष्मी चित्र का सिक्का। ठीक है, अगला बताते हैं कि सीताराम सिक्का, सीता और राम, ठीक है, चित्र का सिक्का किसने चलाया था, अकबर ने चलाया था। ठीक है, अकबर ने चलाया था, याद रखेंगे। अब देखिए शिव पार्वती चित्र का सिक्का किसने चलाया था दोस्तों, तो किंग कटफिशस ने चलाया था, किंग कटफिशस ने। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग जरूर नोट कर लेंगे। और दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा तो जरूर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कहा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था। तो देखिए ये कहा था कौन, तो B.A. स्मिथ ने कहा था दोस्तों। इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह कि भारत के शेक्सपियर के नाम से किसे जाना था। देखिए अभी हम बताए थे आप लोग को, तो भारत का शेक्सपियर के नाम से कौन जाना था, तो कालिदास। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए आगामी स्टूडेंट है जो एग्जाम देने वाले होंगे, ठीक है, पार्ट 1 का पार्ट 2 का, तो वो तो वीडियो जरूर देखेंगे। और कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी जो स्टूडेंट कर रहा है, ठीक है, तो उनको भी ये सब वीडियो देखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए ये बोर्ड का क्वेश्चन होता है, तो मतलब कि किस किस प्रकार का क्वेश्चन होता है, तो आप लोग को जरूर यहाँ सभी क्वेश्चन टकरेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तरह कि गुप्तकालीन सोने के सिक्के को क्या कहते हैं। तो गुप्तकालीन सोने के सिक्कों को क्या कहते हैं, एक कहते हैं दोस्तों, क्या कहा जाता है बताइए, तो आंसर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिनार। गुप्तकालीन सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता है, दिनार कहा जाता है। इस पर का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह कि हर्ष साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो हर्ष साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी दोस्तों, तो हर्ष साम्राज्य की राजधानी थी ऑप्शन ए, कहाँ था, कन्नौज। कन्नौज में इसका राजधानी था। ठीक है, अब देखिए राजधानी से संबंधित कुछ और क्वेश्चन हम बता देते हैं। पूछेगा बहमनी साम्राज्य का राजधानी कहाँ था, ये था गुलबर्ग में। ठीक है, गुलबर्ग में किसका राजधानी था, क्या पाल वंश का राजधानी कहाँ था, तो पाल वंश का था क्या, अपना बिहार मुंगेर में। ठीक है, गढ़वाल वंश का कहाँ था दोस्तों, देखिए अभी हम क्या बताएं, हर्ष का भी कन्नौज था और गढ़वाल वंश का भी था कन्नौज। ठीक है, गढ़वाल वंश का कहाँ था, कन्नौज था, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और सातवाहन वंश का कहाँ था दोस्तों,
तो सातवाहन वंश के था प्रतिष्ठान, ठीक है, प्रतिष्ठान याद रखेंगे। और एक और देख लिया आप लोग, राष्ट्रकूट का, राष्ट्रकूट का कहाँ था दोस्तों? राष्ट्रकूट का था मान्यखेत, मान्यखेत याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता दिया आप लोग को। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करा कि 70 का, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? या देखिए बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? ये थे, बताइए, हर्षवर्धन का, ठीक है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71 का देखेंगे दोस्तों, कहा कि पृथ्वीराज रासो महाकाव्य की रचना किसने की थी? 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा चंद्रवरदाई, ठीक है, 71 का ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य की रचना किसने की थी? चंद्रवरदाई ने की थी, ठीक है। हरिसेन क्या क्या लिखे थे? ये प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है हरिसेन के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कहा कि तहकीक ए हिंद की रचना किसने की थी? तहकीक ए हिंद की रचना किसने की थी? तो 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा सी, अलबुरुनी ने। और देखिए पूछता है कि अलबुरुनी किसके शासनकाल में आया था, किसके दरबार में आया था? तो महमूद गजनवी के दरबार में, ठीक है, तो महमूद गजनी के दरबार में आया था, या महमूद गजनवी के दरबार में आया था अलबुरुनी, याद रखेंगे आप लोग। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73 के देखेंगे दोस्तों, कहा कि निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई 1992 में लड़ी गई थी, ठीक है, तो 1992 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? ये लड़ाई गई थी दोस्तों पानी तराइन का दूसरी लड़ाई, ठीक है, तराइन की दूसरी लड़ाई लड़ा गया था 1992 में, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कहेगा प्रथम, प्रथम कब लड़ा गया था तराइन का प्रथम लड़ाई, ठीक है, ये लड़ा गया था 1191 में, 1191 में प्रथम और 1192 में दूसरा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा कि महमूद के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, तो गुजरात का शासक उस पर कौन था? तो भीमदेव थे, ठीक है, याद रखेंगे भीमदेव, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर, कह रहा है कि इनमें से कौन सुल्तान अपनी उदारता के लिए लाख बख्श या लाख का दान देने वाला के नाम से जाना जाता था, ठीक है, तो देखिए लाख बख्श के नाम से कौन प्रसिद्ध था दोस्तों? 75 का देखिए हम बता देते हैं, देखिए ये था 75 का बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो लाख बख्श के नाम से क्यों जानते थे? देखिए लाखों में दान देता था, ठीक है, जिसके कारण से लाख बख्श के नाम जाना जाता था। अब देखिए, तो देखिए इसी प्रकार का और भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तो मैं आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ठीक है। कहेगा कि रंगीला बादशाह, रंगीला बादशाह के नाम से कौन जाना जाता था? रंगीला बादशाह के नाम से, ठीक है, तो रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है दोस्तों मोहम्मद शाह, ठीक है, मोहम्मद शाह को क्या बोलते हैं? रंगीला बादशाह, या कहीं कहीं पर दे देगा दोस्तों मुबारक शाह खिलजी, ठीक है, मुबारक शाह खिलजी, तो आप लोग याद रखेंगे मोहम्मद शाह और मुबारक शाह खिलजी को रंगीला बादशाह कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि विरोधाभासों का मिश्रण किसे कहा जाता है, ठीक है, तो विरोधाभासों का मिश्रण किसे कहा जाता है? ये मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए पगला सुल्तान भी इसी को कहा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक को पगला सुल्तान भी कहा जाता था, ठीक है। अब देखिए सारा क्वेश्चन एक ही जगह हम बता देते हैं आप लोग को, ठीक है। साहिब खबर के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो देखिए साहिब खबर के नाम से बहादुर शाह प्रथम को साहिब बेखबर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब देखिए पूछता है कि लंपट मूर्ख के नाम से कौन जाना जाता था दोस्तों? तो देखिए लंपट मूर्ख के नाम से जहांदार शाह जाना जाता था, ठीक है, लंपट मूर्ख, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है, ठीक है, कि घृणित कायर, ठीक है, घृणित कायर के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो फर्रुख सियर, याद रखेंगे दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोग को, एक जगह आप लोग लिख लेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे। देखिए दोस्तों 76 में पूछ रहा है कि कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए किसने निर्माण करवाया था इसका? तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुब मीनार का भी यही करवाया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि तुर्कान ए चहलगानी का संगठन किसके द्वारा गठित किया गया? तो देखिए 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इल्तुतमिश के द्वारा। ये क्या था दोस्तों? चहलगानी, तो 40 सरदारों का समूह था, ठीक है, तुर्कान ए चहलगानी, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दीवाने अर्ज क्या था 78 का? तो देखिए दीवाने अर्ज क्या था दोस्तों? तो ये था सैन्य विभाग, याद रखेंगे। दीवाने अर्ज क्या था? तो सैन्य विभाग था, याद रखेंगे आप लोग, दीवाने अर्ज क्या था? तो सैन्य विभाग था। अब देखिए दीवाने अर्ज और भी इसी प्रकार से बहुत क्वेश्चन पूछते रहता दोस्तों, तो मैं सारा क्वेश्चन एक जगह बता देता हूँ आप लोग को, ठीक है। करेगा कि दीवाने मुक्त खराज के क्या था? तो भू राजस्व का विभाग था। तो देखिए दीवाने अर्ज तो हो गया सैन्य विभाग, और दीवाने मुक्त खराज तो भू राजस्व से संबंधित था, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि दीवाने खैरात, तो दीवाने खैरात किस विभाग से संबंधित था? तो दान विभाग से, याद रखेंगे, दान विभाग से दीवाने खैरात, ठीक है। फिर पूछता है कि दीवाने इस्तेहाक, तो दीवाने इस्तेहाक जो था वो पेंशन विभाग से संबंधित था, लिख लेंगे आप लोग एक जगह, बहुत परेशान करता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है, एक जगह मैं बता देता हूँ आप लोगों को, दीवाने इस्तेहाक पेंशन विभाग से संबंधित था। फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि दीवाने बंदगान,
तो दीवाने बंदगान किस विभाग से संबंधित था? तो दास विभाग से संबंधित था दीवाने बंदगान, ठीक है। और फिर पूछता है दीवाने इंसा, तो दीवाने इंसा किस विभाग से संबंधित था? तो पत्राचार विभाग से संबंधित था, पत्राचार, ठीक है दोस्तों। तो सारा का सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप लोग को बता दिया। इस प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 79 का। कह रहा कि एकता प्रणाली को किसने संगठित किया था? तो एकता प्रणाली को किसने संगठित किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था, याद रखेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा कि सल्तनत काल में कौन से सिक्के प्रयोग में लाए जाते थे? तो 80 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए टंका भी लाया जाता था, जीतल भी लाया जाता था और ससगनी भी लाया जाता था, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब पूछता है दोस्तों कि टंका कांची का बना होता था? तो देखिए टंका जो होता था ये चांदी का बना होता था, और देखिए ससगनी भी चांदी का बना होता था, याद रखेंगे, ससगनी भी चांदी का बना होता था, और जीतल ये तांबा का बना होता था, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर। कह रहा कि सिजदा एवं पैबोस प्रथा लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो आप लोग ये जानते होंगे, बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है, बलबन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 82 में देखेंगे दोस्तों। कह रहा कि दीवान बिजारत क्या था? तो दीवान बिजारत क्या था दोस्तों? तो देखिए दीवान बिजारत जो था, यहाँ पर देखिए वित्त विभाग नहीं था, सैन्य विभाग भी नहीं था, पत्राचार विभाग भी नहीं था, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 82 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दीवान बिजारत था ना दोस्तों, यहाँ पर पूरा क्लियर अच्छा सा ऑप्शन नहीं लिखा है, इसलिए इनमें से कोई नहीं हम यहाँ पर सही लगा रहे हैं। कि जो दीवान बिजारत होता था दोस्तों, वो संवैधानिक और व्यवहारिक प्रमुख होता था, ठीक है, जो आर्थिक मंत्रालय के तहत आता था, ठीक है, आर्थिक मंत्रालय के तहत आता था, जो संवैधानिक और व्यवहारिक प्रमुख होता था। तो इस तरह से कुछ ऑप्शन रहता तो हम मार देते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनमें से कोई नहीं दिया हुआ, तो इसलिए इसका हमको सही आंसर लग रहा है ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि दीवान इंसा, देखिए दीवान इंसा में अभी बताए थे, दीवान इंसा किससे संबंधित था? तो 83 का देखिए ऑप्शन सी पत्राचार विभाग से संबंधित था, दीवान सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, करेक्ट सेना में दाग एवं चेहरा पॉलिसी की शुरुआत किसने की थी? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, तो आप लोग बना दिए होंगे इसको, ठीक है। तो 84 के देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी, 84 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अलाई दरवाजा एवं श्री महल का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर बुक्का ने करवाया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिहर बुक्का, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा कि इटालवी यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर किस शासक के शासनकाल में आया था? ठीक है, तो देखिए इटालवी यात्री निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में आया था? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा देवराय प्रथम, 87 का सही आंसर क्या होगा? देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था निकोलो कोंटी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा कि किस लड़ाई के उपरांत विजयनगर का पतन आरंभ हो गया? ठीक है दोस्तों, तो 88 का जो सही आंसर होगा दोस्तों तालिकोट्टा की लड़ाई, तालिकोट्टा की लड़ाई हुआ था और विजयनगर साम्राज्य का पतन होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दीवान कोही की स्थापना किसने की? देखिए 89 का दीवान कोही, देखिए दीवान कोही आप पूछे दीवान आमिर कोही, ये दोनों एक ही था, ठीक है, दीवान कोही या दीवान आमिर कोही। तो देखिए इसका स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, ठीक है। दीवान कोही का स्थापना किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि मिफ्ता उल फुतूह किसकी रचना है? मिफ्ता उल फुतूह किसकी रचना है दोस्तों? तो ये है अमीर खुसरो की रचना, तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि 91 की कबीर किसके शिष्य थे? तो देखिए कबीर किसके शिष्य थे दोस्तों? तो ये रामानंद के शिष्य थे कबीर, तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे, ठीक है। और रामानंद किसके शिष्य थे? तो देखिए रामानंद किसके शिष्य थे दोस्तों? तो राघवानंद के शिष्य थे, राघवानंद के शिष्य थे, ठीक है। अब देखिए अब पूछता है कि रामानुज, ठीक है, तो रामानुज किसके शिष्य थे? तो ये शिष्य थे किसका? तो यमुनाचार्य के, यमुनाचार्य के शिष्य थे रामानुज, ठीक है। अब देखिए गुरु और शिष्य से कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है, बहुत बार पूछता है। ये देखिए सिकंदर के गुरु कौन था दोस्तों? तो अरस्तु, ठीक है। अगर पूछ दे कि अरस्तु का गुरु कौन था? तो अरस्तु का गुरु था कौन? प्लूटो, याद रखेंगे प्लूटो, ठीक है। अब देखिए पूछ दे कि महात्मा गांधी का गुरु कौन था? तो महात्मा गांधी का गुरु कौन था दोस्तों? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। अब पूछ दे कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? ठीक है, तो महादेव, महादेव गोविंद रनाडे इसके गुरु थे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों पूछता है क्वेश्चन कि मीराबाई, मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई के गुरु थे रैदास, रैदास, ठीक है। और देखिए और रैदास के गुरु कौन थे? तो रामानंद, रामानंद, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के चारों दिशाओं में 4 मठों का निर्माण किसने किया था? तो किसने करवाया था दोस्तों? तो करवाए थे शंकराचार्य ने, तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि सूफी संप्रदाय में पीर का अर्थ क्या होता है? तो देखिए सूफी संप्रदाय में पीर का अर्थ होता है दोस्तों क्या होता है? तो गुरु होता है,
सूफी संप्रदाय में पीर का अर्थ क्या होता है? तो पथ प्रदर्शक बोलिए, ठीक है, या मार्गदर्शक बोलिए। बुजुर्ग या बड़ा, इसका मतलब होता है पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, बुजुर्ग, बड़ा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इस प्रकार यहाँ से ऑप्शन के अनुसार से इसका क्या हो जाएगा? सूफी के गुरु, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब पूछता है कि मुरीद, मुरीद का मतलब क्या होता है? तो मुरीद का मतलब होता है शिष्य, ठीक है। सूफी संप्रदाय में मुरीद का मतलब क्या होता है? शिष्य, यानी कि अनुसरण करने वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो गीत गोविंद की रचना किसने की थी दोस्तों? ये किया था जयदेव ने, ठीक है। गीत गोविंद की रचना किसने किया था? जयदेव ने, याद रखेंगे। तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए कबीर, कबीर की रचना इंपॉर्टेंट जो रचना है इसका हम बता देते हैं दोस्तों। बीजक, पूछता है कि बीजक किसकी रचना है? तो कबीरदास की है, ठीक है। साखी किसकी रचना है? साखी कबीरदास की है, ठीक है। रेमैनी, रेमैनी किसकी रचना है? तो कबीरदास की है। शबद, शबद किसका है? तो कबीरदास का है, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि अनुराग सागर, ठीक है, अनुराग सागर, सब एक ही जगह मैं बता दिया आप लोग को, ठीक है। अनुराग सागर किसकी रचना है? तो कबीर की है, ठीक है। बार बार क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, आप लोग जरूर से जरूर इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि अद्वैत वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो देखिए 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 95 का, कह रहा है कि अद्वैत वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो 95 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कौन थे दोस्तों? शंकराचार्य, ठीक है। अब देखिए मत से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो अद्वैत मत के संस्थापक बोले या आचार्य बोले कौन हुए? तो शंकराचार्य हुए, ठीक है। अब पूछता है कि द्वैत मत का, ठीक है, द्वैत मत का कौन है दोस्तों? तो द्वैत मत का कौन है? तो माधवाचार्य, याद रखेंगे, माधवाचार्य, ठीक है। फिर पूछता है कि विशिष्टाद्वैत मत, विशिष्टाद्वैत मत, ठीक है, विशिष्टाद्वैत मत का आचार्य कौन है या संस्थापक कौन है? तो रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। देखिए और क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि शुद्धाद्वैत, ठीक है, शुद्धाद्वैत, शुद्धाद्वैत के मत के आचार्य कौन है? तो देखिए बल्लभाचार्य, बल्लभाचार्य या कहीं कहीं विष्णु स्वामी रहता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आप लोग को, ठीक है, विष्णु स्वामी कहीं कहीं रहता है। और देखिए पूछता है कि द्वैता द्वैत मत, द्वैता द्वैता द्वैत मत के आचार्य कौन है? तो निम्बकाचार्य, निम्बकाचार्य, निम्बकाचार्य आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 96 नंबर, कि बाबरनामा किसकी आत्मकथा है? ठीक है, तो देखिए बाबरनामा किसकी आत्मकथा है दोस्तों? ये बाबर का है। तो 96 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है बाबर। अब देखिए पूछता है कि हुमायूं नामा का लेखक कौन है? हुमायूं नामा का लेखक तो गुलबदन बेगम, ठीक है, गुलबदन बेगम आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। और फिर पूछता है क्वेश्चन दोस्तों कि जफरनामा, ठीक है, जफरनामा, जफरनामा के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये है सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह इसका जफरनामा के लेखक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो 97 का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुर्की भाषा में लिखी गई है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? देखिए पानीपत की प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई दोस्तों? तो ये लड़ा गया था पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 में, ठीक है। तो देखिए डेट के साथ हम बता देते हैं दोस्तों, डेट के साथ बता देते हैं, 21 अप्रैल, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ा गया था, ठीक है। फिर 5 नवंबर 1556, 5 नवंबर 1556, 5 नवंबर 1556 में पानीपत का दूसरा लड़ाई लड़ा गया, ठीक है। फिर 14 जनवरी 1761, 1761 में पानीपत का तीसरा लड़ाई लड़ा गया, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हाँ देखिए यहाँ पर 99 नंबर का हुमायूं नामा की रचना किसने की? तभी बताए थे हुमायूं नामा की रचना किसने की थी दोस्तों? गुलबदन बेगम ने। 99 का ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा कि पानीपत की प्रथम लड़ाई जो 21 अप्रैल 1526 को उत्तरी भारत में लड़ी गई, इस युद्ध के उपरांत किस नए साम्राज्य की स्थापना हुआ था दोस्तों? तो हुआ था दोस्तों इसका मुगल साम्राज्य का। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुगल साम्राज्य। तो इस प्रकार देखिए दोस्तों हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस पेपर का सोल्यूशन कर दिया, ठीक है। अगर और भी पार्ट 1 पार्ट 2 का, तो बहुत लोग कमेंट किए कि पेपर 4 का सोल्यूशन वीडियो बनाइए, ठीक है। तो पेपर 4 मेरे पास नहीं है, आप लोग मैं व्हाट्सएप पर भेज देंगे, मैं आपको वीडियो बना दूंगा। ज्योग्राफी का पेपर है कोई या फिर पॉलिटिकल साइंस का है, हिंदी का है, ठीक है, तो मैं सारा धीरे धीरे करके बना दूंगा। मोबाइल ही नहीं मेरे पास था तो कैसे बना पाता, अब आ गया तो मैं बना दूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग पीडीएफ और फोटो इसको या तो पीडीएफ या फिर फोटो खींच कर भेज देंगे, मैं बना दूंगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। और मेरा मेहनत अच्छा लग रहा तो प्लीज़ हमको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। और देखिए
मैं यूनिवर्सिटी बिहार का जितना भी यूनिवर्सिटी है सबका पेपर सोल्यूशन, एडमिशन, ठीक है, काउंसलिंग और परीक्षा से संबंधित जानकारी देते रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए अति आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।